तो एंट्री पॉइंट्स क्या क्या हो गए? चलो, एक है ओपन पोर्ट्स, मतलब वो पोर्ट फॉरवर्डिंग अगर आप करते हो तो ओपन पोर्ट्स होते हैं। जैसे हम लोग ने मोबाइल बैंकिंग या वैसी कोई इंटरनल एप्लीकेशन होस्ट की है जो पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो वो ओपन पोर्ट्स हो गया। और कोई एंट्री पॉइंट फायरवॉल में? मान लो मैं वेन टू लेन सब कुछ ही डिनाई कर देता हूँ, अभी कोई एंट्री पॉइंट बचता है फायरवॉल में आने का? बोले एक ही एंट्री पॉइंट है तो एक क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा मैं। कंट्री, देखो कंट्री भी फायरवॉल पॉलिसी का ही पार्ट हो गया। अब वो फायरवॉल पॉलिसी में आपको बोल रहा आपने ऑल कंट्री डिनाई कर दिया, समझ लो वेन टू लेन एवरीथिंग इज डिनाइड। मैं बोल रहा हूँ अभी भी एंट्री पॉइंट्स ओपन है, वो कौन से ओपन है? लेस सिक्योर पासवर्ड्स, ठीक है, वो कंट्रोल्स का पार्ट हो गया, ठीक है, एंट्री पॉइंट्स में बोल सकते हैं उसको। ओके, मैनेजमेंट एक्सेस, ये है कि भाई जैसे इंटरफेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पब्लिक आईपीस जो है आपका, उस पे आपने एचटीटीपीएस एचटीटीपी एसएसएच वगैरह कोई सर्विसेज चालू रखी, तो मैनेजमेंट एक्सेस के थ्रू एंट्री हो सकती है, मतलब वो इंटरफेसिस वही हो गया मैनेजमेंट एक्सेस। और कोई एंट्री पॉइंट्स? ठीक है, सो जैसे फर्स्ट आपने बताया कि फायरवॉल में एंट्री करने का ऑप्शन है पोर्ट फॉरवर्डिंग, आपने किया होगा तो। सेकंड भी आपने सही बताया कि भाई इंटरफेसिस जो पब्लिक आईपीस पे अलाउ किए हुए होंगे। थर्ड रास्ता है फायरवॉल में एंट्री करने का एसएसएल वीपीएन। और एक और रास्ता है फायरवॉल में एंट्री करने का, वो है आईपीसेक टनल्स। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, 40 गेट की फायरवॉल है ना, तो बाय डिफॉल्ट ओपन रहता है। जैसे बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस तो कैसी है कि आप खुद ओपन करते हो, जबकि आईपीसेक टनल एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो बाय डिफॉल्ट ओपन रहता है, आपको उसको क्लोज करना है इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, या फिर आपको उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, सो ये चार एंट्री पॉइंट्स के ऊपर हम लोग स्पेशली पहले डिस्कशन करते हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री पॉइंट है तो हम लोग उसको रिपोर्ट में कैसे स्टडी कर सकते हैं, फिर सेकंड एंट्री पॉइंट पे जाएंगे। सो फायरवॉल पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग, हमारा जो पोर्टल है टेकआउल जीआरसी, उससे जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हो, तो वहाँ रिपोर्ट की जो एग्जीक्यूटिव समरी है, उसमें आपको ऐसे ये ब्लॉक्स मिलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ब्लॉक है, डेस्टिनेशन में वैन है, इसका कलर रेड है। अब मेरे को एक बैंकर ने बोला कि यार ऐसा रेड कलर को तो हम भाव ही नहीं देते, इसको थोड़ा डार्क करो। तो वो उसकी बात को सीरियस लेके मैंने ये वेबिनार रखा कि यार ये ग्रीन रेड इतना अच्छे से किया है, फिर भी वो बोल रहे कि भाई ये ऐसा रेड को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सो वो जो डैशबोर्ड जो बनेगा आपका रिपोर्ट का, उसमें आपको ये देखना है कि भाई ऐसे कितने रूल है जिसमें सोर्स में वैन है या डेस्टिनेशन में वैन है, इसको आपको जीरो आउट कर देना है, मतलब ये जीरो होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसमें जो सोर्स में जो वैन है वो बेसिकली आपके पोर्ट फॉरवर्डिंग के रूल हो गए, जिसमें आपने एवरीथिंग इज अलाउड रखा है फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, और डेस्टिनेशन में जो वैन हो गया, वो हालांकि एंट्री पॉइंट नहीं बोल सकते, उसका डिफरेंट पर्पस है कि जैसे आपको सोर्स से जब अंदर से बाहर ट्रैफिक जा रहा है लैंड टू वैन, तब आपने उसको स्पेसिफिक किया है या नहीं किया है। अब ये डैशबोर्ड की बात कर रहे थे, तो उसमें एक और स्टैटिस्टिक्स उसके साथ में होगा जहां पर है ऑल इन सर्विसेज। अब ये बहुत क्लियर है, इसमें मेरे को कुछ ज्यादा लगता नहीं है बात करने जैसा कि भाई ऑल इन सर्विसेज तो आपको, अब अगर आपको जरूरत, जैसे आप एक वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, आपको जरूरत है 8443 और 53 का, ये तीन पोर्ट की जरूरत है, तो फिर आप 65,000 पोर्ट्स क्यों ओपन करोगे? ठीक है, सो ऑल इन सर्विसेज कहीं पर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री पॉइंट था हमारा इंटरफेसिस। सो आपका जो रिपोर्ट जनरेट होगा जो हमारे पोर्टल से टेकआउट जीआरसी से, उसमें इंटरफेसिस का ऐसा स्क्रीन दिखेगा। आपको कोई मेहनत नहीं करना है, एकदम लास्ट कॉलम है कंप्लायंस का, उसमें कंप्लाइड या नॉट कंप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा। जहां पर नॉट कंप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है उस पर आपको खाली काम करना है। अब ये केस में नॉट कंप्लाइड इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि आप देखोगे कि हमने एच टी पी और एच टी पी एस को पब्लिक आईपी पे हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि आपका जो 40 गेट का कंसोल है वो पब्लिक आईपी पे भी ओपन हो रहा है। देखो,
इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख दिया, मैंने टू फैक्टर रख दिया, इसलिए मैं पब्लिक आईपी पे पोर्टल ओपन करूँ, चलेगा। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वैसे टाइम की जब समझ लो FortiGate का कोई सीवी आता है जो आपके फायरवॉल में ऑलरेडी उसका पैच नहीं लगा हुआ है। वैसे केस में अगर वो हैकर उसको एक्सप्लॉइट करके एंट्री कर लेगा तो हमारा आईडी पासवर्ड और 2FA का वहाँ फिर रोल ही नहीं है, वो तो बैकडोर एंट्री कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो पब्लिक आईपी पे फायरवॉल का कंसोल ओपन होना ही नहीं चाहिए, दैट इज ओनली द बेस्ट कंप्लायंस। अच्छा, इसमें जब आप ये इंटरफेस का मतलब आपके रिपोर्ट में जब आप इंटरफेसिस देखोगे तो हो सकता है प्राइवेट आईपी में भी कहीं कहीं पर नॉन कंप्लायंस लिखा हुआ आएगा, नॉट कंप्लाइड का बटन। उसका रीजन ये होगा कि आपने इनसिक्योर पोर्ट वहां पर चालू किए हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल HTTP वो इनसिक्योर हो गया, आपको खाली HTTPS अलाउ करना है इंटरनल में भी। फिर जैसे टेलनेट इनसिक्योर हो गया, SSH अलाउ कर सकते हो। तो अगर वैसे भी कोई इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स भी मिलेंगे तो वो भी ये रिपोर्ट में आपको नॉट कंप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो बेसिकली आपका तो गोल यही होना चाहिए कि भाई कहीं पर भी ये रेड कलर नहीं दिखना चाहिए मेरे को। ओके, नेक्स्ट एंट्री पॉइंट है SSL VPN, मतलब ये तीसरा रास्ता है फायरवॉल में एंट्री करने का। ओके, जब आप रिपोर्ट जनरेट करोगे तो 6 नंबर का उसमें पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट है, ये रिपोर्ट से ही स्नैपशॉट रखा है। देखो ये तो सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि भाई हमें 40 अगर वही VPN यूज कर रहे हैं तो उसमें पासवर्ड रोटेशन पॉलिसी लगाना चाहिए और VPN में टू फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो चीजें हम VPN कॉन्फ़िगरेशन में इग्नोर करते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। अच्छा, आपने सबने वो फिजिकल सिक्योरिटी के फॉर्म में वॉचमैन को रखा हुआ है बाहर, वो अंदर आने वाले को वेरीफाई करता है कि नहीं कि भाई कहाँ से आ रहे हो, ऐसे ही किसी को भी घुसने देगा क्या? ठीक है। और दूसरा, मान लो अंदर आ भी गया तो उसको क्या सारे एरियाज में एक्सेस होता है या लिमिटेड जगह जा सकता है? ठीक है। सो जब फिजिकल कंट्रोल्स की बात आती है तब हमने बेस्ट में बेस्ट कंट्रोल्स लगाए हैं, और वही चीज हमारे जो गेटवे है लॉजिकल कंट्रोल की बात आती है तब हम उसको अवॉइड कर देते हैं। कहाँ से आ रहा है तो कि ऑल जगह पूरे वर्ल्ड से आ जा, हमें क्या फर्क पड़ता है। फिर डेस्टिनेशन मतलब क्या चीज का एक्सेस है, बोले एक बार तू VPN कनेक्ट कर ले, फिर एक दो सिस्टम नहीं, तेरे को पूरे नेटवर्क का ही एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है। सो आपको अगर एक सिस्टम की जरूरत है VPN कनेक्ट करके तो आप पोर्टल में फुल एक्सेस नहीं, उसको लिमिटेड एक्सेस स्पेसिफाई करोगी, उसको ये एक आईपी का एक्सेस मिलेगा या एक एक या दो सिस्टम का एक्सेस मिलेगा। और यही चीज सोर्स एड्रेस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पब्लिक आईपी फिक्स है जहां से आप एक्सेस करने वाले हो तो आप वो पब्लिक आईपी लिख सकते हो। कोई बोलेगा भाई मैं घर से एक्सेस करता हूँ, मेरे पब्लिक आईपी फिक्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके लैपटॉप के मैक एड्रेसेस फिक्स होते हैं, आप मैक एड्रेसेस लिख सकते हो। वो बोले मैं तो लैपटॉप भी कोई फिक्स नहीं है, मैं तो कोई भी लैपटॉप से एक्सेस कर लूँ, वो ऐसे ऐसी कमेंट्स के लिए आप इंडिया लिख दो, एटलीस्ट फॉरेन कंट्री को अवॉइड कर दो। ठीक है। सो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, लेकिन हम लोग क्या है कि जब वो रूल बनाना स्टार्ट करते हैं, SSL VPN के यूजर बनाते हैं, तो ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होती है, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो ये चीजों पे आपको ध्यान देना है कि जब आप SSL VPN के आपके फायरवॉल में पहले तो कितने यूजर्स है, वो उसका सोर्स क्या है, उसमें आप मैक एड्रेस लिख सकते हो तो मैक लिखो, पब्लिक आईपी लिख सकते हो तो वो लिखो, या फिर एटलीस्ट कंट्री तो स्पेसिफाई करो। और दूसरा पोर्टल मतलब उसको फुल एक्सेस देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ 100 सिस्टम्स है, एक बार वो VPN कनेक्ट हो गया तो आपको 100 के 100 सिस्टम्स का शायद उसको एक्सेस की नहीं जरूरत हो सकता है ना वो खुद का जो एक सिस्टम है उसी की जरूरत है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिमोट टूल पाम सॉल्यूशन लगाया है, तो VPN कनेक्ट करके वो रिमोट टूल या पाम सॉल्यूशन वाली सिस्टम पे जाएगा और वहां से फिर जो सिस्टम का एक्सेस करना है वो एक्सेस करे। ठीक है। सो आप उसको एक्सप्लोर करो कि भाई वो एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, और एंट्री हो गया तो क्या चीजों का एक्सेस देना है वो भी रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। सो अभी तक हमने 3 एंट्री पॉइंट्स डिस्कस किए, और लास्ट एंट्री पॉइंट है इसमें IPsec VPN। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये IPsec VPN क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट FortiGate मैंने आपको बताया वो ऑन रख के देता है। ठीक है। सो ये देखो, ये कोई भी एक रैंडम FortiGate फायरवॉल के लॉग्स है,
इसमें जैसे ही आप 40 गेट में वायर लगाओगे ना, ये ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा और चाइना आपका वेट करके ही बैठा होगा कि कब 40 गेट ऑन हो। अब इसमें आप सर्विसेज वगैरह जाने दो, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट खाली ये पॉलिसी आईडी है। बोले पॉलिसी आईडी 0। ठीक है। तो हम लोग जब एसओसी में ये पॉलिसी आईडी 0 के साथ में क्लाइंट को टिकट बेचते हैं ना, तो वो सामने से जवाब आता है कि ये पॉलिसी आईडी 0 है। ऐसा तो कोई पॉलिसी आईडी ही नहीं होता है। ठीक है। तो वो अब डीना ही मानो वो। इनफैक्ट ऐसा भी बोलते हैं, बोले वो एसओसी वालों का तो काम है टिकट भेजने का, वो तो भेजते रहेंगे, आप इग्नोर करो। ठीक है। सो ये जो पॉलिसी आईडी 0 वाला ट्रैफिक है, वो आपके फायरवॉल के दो पोर्ट पे आता है। पोर्ट 520 और 4500 पे वो क्यों आता है, उसको आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ओके। सो आईपी सेक टनल जो हमारा लास्ट एंट्री पॉइंट है। अब ये 40 गेट की वेबसाइट पे से ही मैंने एक ब्लॉग का एक स्नैपशॉट लिया है। अब देखो इसमें क्लियर लिखा है, आपको लोकल इन पॉलिसी बनाना पड़ेगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है वीपीएन के। ठीक है। अब वो ब्लॉग में से एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, by default no local policy is configured, therefore there are no local in traffic, there are no restrictions on local in traffic। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो जैसे ही आप फायरवॉल में केबल लगाओगे ना, पूरे वर्ल्ड के लिए आपने फायरवॉल ओपन कर दिया। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, आप भले वो ऑल कंट्री ब्लॉक कर दो, फायरवॉल में वैन टू लैन सब कुछ ही डिनाई कर दो, तो भी ये ट्रैफिक बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक सेपरेट वे ऑफ एंटरिंग फायरवॉल है। मैंने आपको शुरुआत में बताया 4 रास्ते फायरवॉल में एंट्री होने के। सो इसमें जैसे हमने टिकट भेजी क्लाइंट को कि भाई ये आपके 520 पोर्ट नंबर पे ये चाइना का ट्रैफिक आ रहा है, तो उसने चाइना को ब्लॉक कर दिया, 520 पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। बोले ट्रैफिक तो अभी भी अलाउ हो रहा है, ये क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि वो ट्रैफिक आपके फायरवॉल पॉलिसी में जा ही नहीं रहा है। ये आपका आईपीसेक टनल का मैनेजमेंट एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है, उस पे वो ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई कोई भी 40 गेट डिवाइस है, उसका पोर्ट नंबर 520 और 450 ओपन रहेगा। ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ओपन रहेगा, वो तो हमने अभी तक देख लिया। ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि भाई चलो मैंने फायरवॉल में लॉगिन किया, जीयूआई में कहाँ जाके इसको सेटिंग करना है। तो वो 40 गेट के सेम ब्लॉग में आगे ऐसा लिखा हुआ है कि जीयूआई में उसका ऑप्शन ही नहीं है उसको कॉन्फ़िगर करने का। ठीक है। अब वो 40 गेट ने ऐसा क्यों किया है, वो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। बट ये जो लोकल इन पॉलिसी है, उसको आप ओनली सीएलआई से ही रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सो सीएलआई में आप पॉलिसी बनाओगे 40 गेट में, वो क्या बनाना है उसका डिस्कशन करते हैं। बाकी ये जो ब्लॉग का मैंने लिंक भी दिया है, उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि ये पॉलिसी बनाने के लिए कोई जीयूआई का फीचर ही नहीं है 40 गेट में। ठीक है। सो हमने क्या करते हैं, हम लोग फायरवॉल लॉग इन करते हैं, जितना हमें सामने दिख रहा है उतना हम लोग बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, हमने सारे एंट्री पॉइंट रेस्ट्रिक्ट कर दिए, आपको एंट्री है ही नहीं, जबकि ये तो बैकडोर एंट्री हो गया। ओके। सो ये जब आप फर्स्ट टाइम रिपोर्ट जनरेट करोगे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, तो आपके रिपोर्ट में 2.4.6 नंबर का कंट्रोल पॉइंट आएगा, जो टेकआउट जीआरसी से आप रिपोर्ट जनरेट करोगे उसमें उसमें आएगा कि भाई लोकल इन पॉलिसी नहीं लगा हुआ है। ठीक है। ये आपका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है 2.4.6 का। आपको सोर्स में सामने वाले के पब्लिक आईपीज लिखने हैं, जिसके साथ में आपको आईपी सेक टनल इस्टेब्लिश करना है। डेस्टिनेशन में आपके खुद के पब्लिक आईपी आएंगे। तो वो फर्स्ट रूल हमने बनाया कि भाई वो सामने वाले के पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन में हमारे पब्लिक आईपी। सेकंड रूल बनेगा एनी 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 डिनाई। ठीक है। सो ये करने से क्या होगा कि आपका जो आई के ई सर्विस है या फिर पोर्ट 520 या 4500 पोर्ट जो है, उस पे ओनली आपका जो स्पेसिफाइड पब्लिक आईपी है, जिसके साथ में आपने आईपी सेक टनल इस्टेब्लिश किया है, उसी के कनेक्शन आ पाएंगे। जब तक आप ये पॉलिसी एडिशनली सामने से जाके क्रिएट नहीं करते हो, तब तक वो वैन आप ऐसा समझ लो कि आपके फायरवॉल पे ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल फायरवॉल ही है आपका। ठीक है। सो आपको वो इंटरनेशनल से लोकल बनाना है, तो आपको ये पॉलिसी बनाना मैंडेटरी है।
ठीक है, अभी तक क्लियर है, हमने चारों एंट्री पॉइंट्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। जैसे दो तो आप लोग को भी आइडिया था कि भाई पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया और दूसरा इंटरफेस है, लेकिन उसके सिवा एसएसएल वीपीएन और आईपीसेक टनल्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। चलो ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई डिफरेंस है राउटर और फायरवॉल में? बताना। कोई डिफरेंस है तो आप चैट में लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा, फायरवॉल में वेब फिल्टर लगा सकते हैं और उसमें नहीं लगा सकते, ऐसा? फायरवॉल हैज आईडीएस आईपीएस, राउटर इज अ स्विच, blocking is not done in routers. Routers allow device to get internet. ये टेक्निकल जवाब लिखने वाले आशीष भाई ये तो एस्टर वाले ही होंगे। राउटर्स डू स्टेटफुल इंस्पेक्शन। ठीक है, सो इसमें से मेरे को एक इंटरेस्टिंग आंसर जिस पे बात करना है, जो वराछा बैंक ने लिखा कि भाई राउटर हैज, ओ फायरवॉल हैज सम सिक्योरिटी फीचर्स। ठीक है, सो इस पे मेरे को बात करना है, सिक्योरिटी प्रोफाइल। ओके, सो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स की बात करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपने फायरवॉल में कितनी बहुत सारी पॉलिसीज तो बना देते हैं, लेकिन फायरवॉल का एंटीवायरस, यूटीएम, एसएसएल, आईपीएस वो सब ऑफ करके रखते हैं। ठीक है, अगर ये सब कुछ आपको ऑफ करके रखना है तो फिर राउटर और फायरवॉल एक जैसे ही है मेरे लिए। ठीक है, अगर आप ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स को यूज नहीं करते हो तो इफेक्टिवली वो कोई दोनों में खास डिफरेंस रहता नहीं है। ओके, सो जब आप फायरवॉल का रिपोर्ट जनरेट करोगे तो जहां पर ऐसा रेड कलर का आएगा, जैसे ये जो फोटो मैंने अभी हाईलाइट किया, उसमें एंटीवायरस, यूटीएम और आईपीएस सेट नहीं किया हुआ है। जबकि एक और पॉलिसी का मैंने स्नैपशॉट रखा है, उसमें सब कुछ ग्रीन है। ठीक है, सो अभी आप खुद समझ सकते हो कि एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, और आपका जो फायरवॉल है उसको फायरवॉल की तरह ही यूज करो, राउटर की तरह नहीं। ठीक है, सो आप रिपोर्ट जनरेट करोगे, आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कौन से पैरामीटर्स पे आपको काम करना है, कहाँ पर कौन सी सिक्योरिटी प्रोफाइल एनेबल्ड है, कहाँ पर डिसेबल्ड है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, एनक्रिप्शन ऑफ डेटा इन ट्रांजिट। ये आरबीआई के गैप असेसमेंट का हॉट फेवरेट टॉपिक है कि भाई आपने डेटा इन ट्रांजिट को कैसे एनक्रिप्ट किया है। ठीक है, ओके, सो 8 नंबर का कंट्रोल पॉइंट है। जब आप रिपोर्ट जनरेट करोगे तो 8 नंबर का पॉइंट आएगा आईपीसेक वीपीएन, उसमें एनक्रिप्शन लिखा हुआ होगा। ये एक फायरवॉल का लाइव कॉन्फ़िगरेशन में से ही स्नैपशॉट लिया था मैंने। उन्होंने ये 3DES एनक्रिप्शन यूज किया था, विच इज इनसिक्योर्ड। यही अगेन एक दूसरी फायरवॉल का स्नैपशॉट है जहां पर AES 256 यूज किया हुआ है। सो एनक्रिप्शन ऑफ डेटा इन ट्रांजिट, आप एक तो फायरवॉल, इसमें और भी कंट्रोल पॉइंट्स हो सकते हैं डेटा इन ट्रांजिट में, लेकिन अभी हम लोग अगर फायरवॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आप जो एनक्रिप्शन कीज जो यूज की है आईपीसेक वीपीएन में, वो आपके सिक्योर्ड कीज होनी चाहिए। तो वो आप ये 8 नंबर के कंट्रोल पॉइंट में रिपोर्ट में चेक कर सकते हो। तो जहां पर भी ये रेड कलर आएगा वो आपका इनसिक्योर्ड कीज है, और उसके बदले आप जो भी नेक्स्ट बेटर अवेलेबल एनक्रिप्शन कीज होगा वो आप यूज करो। ओके, डैशबोर्ड जो है आपका, समरी जो है उसमें ऐसा दिखेगा कि आईपी से एक्सटर्नल इंक्रिप्शन 7 कीज सिक्योर्ड है, एक की अनसिक्योर्ड है। जो इनसिक्योर्ड की होगी वो रेड होगी, उसको आप चेंज कर दो, तो जिससे आपका वो डैशबोर्ड, मतलब जो रिपोर्ट का जो डैशबोर्ड है वो क्लियर हो जाएगा, 8 के 8 सिक्योर्ड कीज आ जाएगी। अभी तक क्या है कि सब में रेड कलर ढूंढना चालू कर देंगे कि भाई रिपोर्ट में पहले तो रेड क्या आ रहा है वो देखता हूं मैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ खाली थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग है। अब ये आरबीआई जो हमें एडवाइजरीज एंड अलर्ट्स इश्यू करता है ना, वो अपने आईपी एड्रेसेस और डोमेन्स वगैरह जो है वो आप फायरवॉल में ब्लॉक करते हो।
ठीक है, तो वो एक अलर्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस और एडवाइजरी इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऐसा करके आपके फोर्टीगेट के रिपोर्ट में ये दो चीज आएगी। सो अगर वहां पर कंप्लाइड आ रहा है तो वो तो क्लियर है, वो चीज कंप्लाइड ही है। कहीं पर एनए लिखा हुआ आएगा, एनए का मतलब ये है कि ये जो अलर्ट नंबर 5 को जो मैं रिफर कर रहा हूँ उसमें कोई भी यूआरएल नहीं है। ठीक है, सो इसलिए वहां पर मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है। और थर्ड केस ये वाला है जहां पर कंप्लाइड नहीं है, नॉट कंप्लाइड नहीं है और कुछ डोमेन्स लिखे हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने इतने डोमेन्स पेंडिंग है, आपने अभी भी ये डोमेन्स को फायरवॉल में ब्लॉक नहीं किया है। ठीक है, सो आप रिपोर्ट जनरेट करो, आपको यहाँ पर जितने भी डोमेन्स या हो सकता है आईपीज मिले उसको आप फायरवॉल में ब्लॉक कर दो। अगेन नया रिपोर्ट जनरेट करो, सब जगह या तो कंप्लाइड लिखा हुआ आना चाहिए या फिर नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आना चाहिए। अगर वो आप वो फैब्रिक कनेक्टर्स यूज करते हो तो अभी हमने वो अपडेट रिलीज कर दिया है कि आपको फोर्टीगेट के कॉन्फ़िग के साथ में एक नोटपैड फाइल्स अपलोड करके वो फैब्रिक कनेक्टर से भी हम लोग ये डेटा चेक कर सकते हैं कि वो कंप्लाइड है या नहीं है। ओके, सो अगेन डैशबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ ऐसा काउंट आ जाएगा कि भाई 140 अलर्ट्स का आईओसीज ब्लॉक करना पेंडिंग है, 215 आईओसीज जो है वो अपने ब्लॉक कर दिए है। अच्छा, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सबको आइडिया ही है आरबीआई हर हर एक चीज का कि भाई विंडोज डिवाइस का सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर आपके नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि फायरवॉल है, राउटर्स है, सबके सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए। सो सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग एक स्टैंडर्ड को अगर बेस लेके चलते हैं तो वो है ये CIS कंट्रोल्स। तो जो CIS कंट्रोल्स का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका मैंने यहाँ पर लिंक रखा हुआ है। आप वो CIS कंट्रोल्स तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करोगे तो आपको वो खाली एक समरी मिल जाएगा कि भाई 39 कंट्रोल्स कंप्लाई कर चुके हैं, 12 नॉट कंप्लाइड है। अब वो कौन से कंप्लाई हो चुके 39 उसका भी डिटेल आपको डिटेल रिपोर्ट में मिल जाएगा, और 12 कौन से नॉट कंप्लाइड है वो भी उसमें आपको डिटेल आ जाएगी। तो अगेन उसको आप वो कंट्रोल्स को आप अप्लाई करो। वो कंट्रोल्स को कैसे अप्लाई करना है वो डॉक्यूमेंट में गाइड दिया हुआ है, तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हो। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है यूजर रिव्यू। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप यूजर्स को पीरियोडिकली रिव्यू कर रहे हो, कोई अनवांटेड यूजर्स है फायरवॉल में तो उसको आप डीएक्टिवेट कर रहे हो या नहीं। दूसरा, इसमें आपको एक और विजिबिलिटी मिल रहा है, देखो कि भाई पासवर्ड रोटेशन पॉलिसी लगाया हुआ है या नहीं। और दूसरा कि भाई अगर वो यूजर्स अगर सुपर एडमिन है तो उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो उसका भी अगेन ऐसा डैशबोर्ड में ऐसा सिंपल व्यू आ जाएगा। जो ग्रीन है वो कंप्लाइड है, रेड है वो आपको पेंडिंग है कि भाई जैसे ये केस में 3 ऐसे यूजर्स है जिसमें आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया हुआ है। अच्छा, मैंने शायद ऑलमोस्ट पूरे मतलब जो फायरवॉल के मेजर कंपोनेंट्स थे उसको कवर कर लिए। अब ये जो मैंने आपको जो अभी रिपोर्ट आपने शायद बना के आज तक देखा भी होगा पोर्टल से या फिर आप रिपोर्ट जनरेट करोगे। अब ये जो रिपोर्टिंग के पीछे जो बैकएंड की मेहनत है उसकी अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ने इसमें 1500+ आवर्स लगाए ये फोर्टीगेट की फायरवॉल की कॉन्फ़िग को समझने के लिए, उसको कैसे पार्स करना है, उसमें से कैसे कैसे डेटा रिट्राइव करना है। हम लोग इसमें इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अभी तक हम लोग काम बाहर आउटसोर्स करके करवाते थे, अभी हमने इन हाउस डेवलपमेंट टीम रख लिया है कि बिकॉज ऐसे और भी मैजिकल डेवलपमेंट्स है जो हम लोग बहुत जल्दी लाएंगे। जैसे ये फोर्टीगेट का तो एक है ही, उसके सिवा ऑलमोस्ट सारी फायरवॉल और दूसरे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनगोइंग है। डेवलपर नहीं था मैं, लेकिन ये फोर्टीगेट का कंप्लीट करते करते मैं हाफ डेवलपर बन गया हूँ अभी। हाँ, और लास्टली मेरी बीवी से ज्यादा मैं वो बैंकर से बात करता हूँ जिसके पास फोर्टीगेट की फायर वॉल है। ठीक है, तब जाके ये बना है। Nice ओके। to hear. Nice to hear. ओके, सो ये 4800 लाइंस का कोड है हमारा फोर्टीगेट का, उसमें से कुछ लास्ट लाइंस की मैं बात करता हूँ। अब ये जो लाइन है हम लोग ने पोर्टल पे आप देखोगे हमने लिखा है जीरो रिटेंशन पॉलिसी। तो हम लोग ने जीरो रिटेंशन ऐसे फॉलो किया हुआ है
पहले आप फाइल अपलोड करते हो, वो फाइल प्रोसेस करके हम लोग एक HTML जनरेट करते हैं, फिर वो फाइल के में हम लोग एक रैंडम कोड्स लिख देते हैं, ये पैसिडो बाइट्स करके, जिसे वो 0101 पूरी आपकी फाइल को रिप्लेस कर देते हैं। और फाइल के कंटेंट को पहले 01 से रीराइट करते हैं और फिर फाइल को डिलीट करते हैं। तो उससे क्या होगा, ये बोलते हैं ना सिक्योर डिलीशन प्रोसेस, कि अगर समझ लो वो फाइल डिलीट की हुई फाइल भी अगर किसी के हाथ में आती है तो भी वो 0101 के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो ये एक हम लोग जीरो रिटेंशन पॉलिसी तो है ही, लेकिन वो जीरो रिटेंशन पॉलिसी का एक मैंने कोड का स्नैपशॉट रखा है कि हम लोग वो जीरो रिटेंशन पॉलिसी कैसे इंश्योर करते हैं। ओके, सो बस वो क्विकली मैंने आई थिंक मेजोरिटी जो कंसर्न्स थे वो मैंने कवर कर लिए। अब बाकी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एक्सेप्ट कि भाई ये फायरवॉल का कब आने वाला है। हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो। ओके, मैं एक बार खाली वो रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, वैसे तो सबको अवेलेबल और वो आइडिया है ही। नहीं बिना टैंक वो जरूरी है, वो डेमो दिखा दो। हाँ, ओके, सो ये जैसे बैंक साइड का, जैसे मैंने अभी एक टेस्ट बैंक में लॉग इन किया है, सो आप बैंक साइड में जाओगे, ये एडवाइजरी अलर्ट्स वगैरह के ऑप्शंस है। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है फायरवॉल रिव्यू रिपोर्ट का। अभी तो ये सारे रिव्यू रिपोर्ट्स वर्किंग ही है, लेकिन जितना अभी 40 गेट में डिटेल आ रहा है उतना डिटेलिंग और कोई फायरवॉल रिव्यू रिपोर्ट में नहीं है। सो अभी जैसे यहाँ से अगर मैं 40 गेट पे जाता हूँ, ठीक है, सो यहाँ एक फाइल अपलोड का ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पर आपको 40 गेट से जो रॉ कॉन्फ़िग फाइल निकलती है उसी को डायरेक्ट इंपोर्ट करना है, जो .conf फाइल होगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई अगर नेमिंग देनी है वो रिपोर्ट के में जो नाम आए उसके लिए, तो आप कमेंट लिख सकते हो। अब यहाँ पर ऑप्शन है इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स एंड डिपेंडेंसीज। ये इसलिए रखा है कि वो फायरवॉल में जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए होते हैं ना, हो सकता है 5,000 6,000 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए होते हैं। उससे क्या होता है कि रिपोर्ट्स के नंबर ऑफ पेजेस बढ़ रहे थे जबकि वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा था। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऑब्जेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स इंक्लूड करना है तो आप इसको टिक करो, अदरवाइज उसको आप अनटिक रहने दो। और बस फिर वो आप जनरेट रिपोर्ट करोगे तो ये जो रिपोर्ट जनरेट होगा इसमें ये रहा, जैसे ये CIS कंट्रोल्स का कंप्लाइड नॉट कंप्लाइड आ गया। कोई चीजें ऐसी है जिसको हम लोग ऑटोमेटेड वे में चेक नहीं कर सकते, तो मैंने चेक मैन्युअली लिख दिया है। जैसे ये रहा वो लोकल इन पॉलिसी जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, फिर जैसे इंटरफेसिस की जो हमने बात की, वो तो ये इंटरफेसिस आ गए सारे यहाँ पर। और जो मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा था वो एकदम लास्ट में वो डैशबोर्ड बनेगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड है कि भाई 41 पॉलिसीज है, 33 अलाउ का पॉलिसी है, 18 डिनाई का है। अब ये रेड वाले पे आपको फोकस करना है कि 18 में ऑल इन सर्विसेज है, दो ऐसी पॉलिसीज है जिसमें लॉगिंग चालू नहीं किया। ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, वो मैंने आपको बोला आपको फायरवॉल को फायरवॉल के जैसा यूज करना है या राउटर के जैसा यूज करना है, उसके लिए कितने CIS कंट्रोल्स पेंडिंग है आपके, ये RBI के कितने IPs और URLs ब्लॉक करने बाकी है और कितने आप ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हो, कौन से फायरवॉल के यूजर्स है जिसमें 2FA पेंडिंग है। अभी एक कमेंट क्वेश्चन पूछा किसी ने कि 40 गेट में 2FA का ऑप्शन है, तो हाँ अवेलेबल है 40 गेट में 2FA का ऑप्शन। ये SSL VPN के यूजर्स, जिसमें एक यूजर ऐसा है जिसमें हमने फुल एक्सेस दिया हुआ है कि भाई एक बार अंदर आ गया वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आप इसमें देखो कोई भी चीज का एक्सेस देते हो आप उसको हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर आपका 40 गेट का जो एक्सेस है वो हैकर के हाथ में जाता है तो क्या हार्म हो सकता है।
आप सोचोगे भाई मैं तो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे को तो फुल एक्सेस ही चाहिए ना, मैं तो सीसो हूँ, मेरे को तो फुल एक्सेस ही चाहिए ना। आपको घर से थोड़ी फुल एक्सेस की जरूरत होती है। आप बिजनेस केस देखो कि भाई कम से कम एक्सेस में जो काम हो सकता है, तो आप फुल एक्सेस क्यों लेते हो? तो आप SSL VPN के यूजर्स को लिमिटेड एक्सेस में क्रिएट करो। ये इनसिक्योर की वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अब ये जो एडिशनल 2 ऑप्शंस है, ये कैसे है कि जैसे समझ लो आपने फायर FortiGate में एक फीचर है सिक्योरिटी फैब्रिक, जिससे आप डायरेक्ट फायरवॉल में आईपी ब्लॉक नहीं करके आपने एक नोटपैड फाइल्स में आईपी होस्ट किए हो, तो आप वो नोटपैड फाइल्स को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है, और इससे आपका फिर वो ऐसा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। मीनाक्षी, आप FortiGate से कैसे, जैसे सारे वेंडर नहीं, कभी बैंक भी काम करती है, तो उसके लिए अपने एक स्क्रीनशॉट का एक गाइडलाइन दे देंगे कि कहाँ जाके ये कॉन्फ़िग फाइल आपको डाउनलोड करनी है, मतलब कहाँ से निकलती है। ठीक है, वो हम लोग ईमेल कर देंगे। हाँ। बाकी सोफोस के लिए ये यूजफुल नहीं होगा, लेकिन सोफोस वॉच गार्ड के लिए मैंने ऑलरेडी बोला कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जितना FortiGate में मेहनत किया है, उतना ही बाकी सारे फायरवॉल में भी काम करके हम लोग उसमें भी जो कंट्रोल्स अवेलेबल है उसके ऊपर ऐसा सिमिलर रिपोर्टिंग लेके आ जाएंगे। अच्छा, किसी को और कोई क्वेश्चंस? हाँ जी मैडम। સિનાનભાઈ, અમે વોચગાર્ડ નો યુઝ કરીએ છીએ, મહિલા બેંક થી બોલું છું। हाँ, તો અમારે સેમ રિપોર્ટ તો આ જ રીતે જનરેટ કરી ફાયરવોલ નો ને મૂકવાનું ને એ બધું તો સેમ જ રહેશે ને? હા, રિપોર્ટ અત્યારે પણ જનરેટ થાય જ છે અને તો વર્કિંગ જ છે, પણ આમાં જેટલી ડિટેલ્સ છે એટલી ડિટેલ્સ અમે એડ કરીશું। બાકી અત્યારે વોચગાર્ડ નો રિપોર્ટ તો જનરેટ થાય છે ને વર્કિંગ જ છે બધું। અને જોવાનું આ જ રીતે, બરોબર ને? એમાં કઈ અલગ ફરક નહીં પડે કઈ? ના ના, અલગ ફરક નહીં પડે। એ હાજી હાજી, થેન્ક યુ। હા વિનયભાઈ, સ્મિત વાત કરું છું ભુજ બેંક થી। हाँ बोलो बोलो। તમને ખ્યાલ છે રીતે અમારું જે અત્યારે ચાલી सर, રહ્યું हिंदी में बात છે कीजिए तो क्या है, दूसरे लोग को पता चले। अभी सर पूरे इंडिया से कनेक्टेड है सर। हेलो हाँ 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 सर। विनायक जी, हिंदी में। हाँ, तो अभी हम आपको पता है जो हमारा नेटवर्क है अभी सोफोस का फायरवॉल है, लेकिन विद इन अ फ्यू वीक्स हम ओरेकल पे शिफ्ट हो रहे हैं, एक्यूट ओरेकल पे। तो हमारा FortiNet का फायरवॉल हो जाएगा, क्लाउड पे FortiNet हो जाएगा। अब जो उसको मैनेज करेगा हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर टाटा टेली सर्विसेज। तो मतलब हमको उसका एक्सेस नहीं होगा। तो व्हाट कैन वी गिव टू टाटा? हम उनको क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस का दे सकते हैं कि भी एज अ बैंक आपको ये हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हमको उनको देना पड़ेगा कि भाई ये सब चीजें, ये ब्लॉक करो, ये अलाउ करो, ऐसा कुछ है कुछ आपके पास? हाँ, वो देखो हम लोग आपको PPT शेयर करेंगे, उसके अंदर वो मैंने वो CIS कंट्रोल्स का लिंक दिया हुआ है। वो CIS कंट्रोल्स का आप डॉक्यूमेंट उसको दे सकते हो। बट भले आप आउटसोर्स कर रहे हो, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस यही होना चाहिए कि भाई आप एटलीस्ट उससे कॉन्फ़िग फाइल लेके आप खुद वेरीफाई करो। बिकॉज हमने वैसे भी केसेस देखे कि भाई आपने एक कोई थर्ड पार्टी को कंप्लीट आउटसोर्स कर दिया, आपके पास समझ लो यूजर ID पासवर्ड भी नहीं है, मोस्टली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के केस में। फिर जब एक्चुअली कोई थर्ड पार्टी के थ्रू ऑडिट होती है, हम लोग वहां जाके चेक करते हैं, तो वो ऑन पेपर जो दिखाया हुआ होता है वैसे कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होते हैं। सो अल्टीमेटली तो क्या है कि आप आउटसोर्स करके भी इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक ओनली। सो आपको वो पहले से ही वो क्लॉज होना चाहिए कि भाई मैं कॉन्फ़िग फाइल लेके मैं वेरीफाई करूंगा वेदर 100% हार्डनिंग एज पर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ओके, तो विल गाइड टाटा लाइक दैट, नो हाँ, इश्यूज। वो जैसे जो अगर आपका क्लाउड बेस्ड FortiGate होगा तो उसका भी रिपोर्ट यहाँ से ही जनरेट हो जाएगा। हमने और भी डेटा सेंटर्स है जिन्होंने ऐसा वर्चुअल फायरवॉल दिया हुआ है और उसका हम लोग रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं इसमें से। ओके। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि पोर्ट फॉरवर्डिंग हाउ सिक्योर टू क्रिएट। अब देखो उसमें सिक्योर्ड तरीका यही है कि अगर आपको
एक या दो पब्लिक आईपी से पोर्ट फॉरवर्डिंग की जरूरत है तो आप ऑल या इंडिया मत रखो। जैसे जनरली ये केस आता है, जैसे पीएफएमएस की आप पॉलिसी बना रहे हो तो आपके पास पीएफएमएस के जो पब्लिक आईपीज है वो होते हैं, वो उन्होंने आपको ईमेल भी किए हुए होते हैं कि भाई हमें ये पब्लिक आईपी पे ये पोर्ट का एक्सेस दो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है सोर्स में ऑल रख देते हैं। तो जब सोर्स में ऑल रख के पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है तब वो मतलब इनसिक्योर प्रैक्टिस है, और जरूरत से ज्यादा एक्सेस दिया है तो वो एक एंट्री पॉइंट ओपन करता है। अच्छा, एक है सोफोस में 2FA कैसे होता है, वो अब आपका नाम नहीं लिखा है बट यू कैन कनेक्ट मी, मैं आपको वो सोफोस में 2FA कैसे होता है बता दूंगा। अच्छा, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपने SSL VPN में लिमिटेड एक्सेस का पॉलिसी बनाया, स्टिल कंट्री वाइड अटैक पॉसिबल ऑन फायरवॉल। वो देखो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वो आपने लिमिटेड एक्सेस तो मतलब फिर ऐसा है कि मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि कंट्री वाइड अटैक जो है वो लिमिटेड सिस्टम्स में पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल तो है। इसलिए आपको दोनों चीजें करनी है, लिमिटेड एक्सेस भी करना है और सोर्स भी रेस्ट्रिक्ट करने हैं। तो जैसे मैंने बताया सोर्स रेस्ट्रिक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे एक तो आपने मैक बाइंडिंग कर दिया, आपके घर पे या पब्लिक आईपी है स्टैटिक आईपी तो उसको बाइंड कर दिया, या फिर एटलीस्ट एनी के बदले इंडिया से तो शुरुआत कर ही सकते हो आप। अच्छा, हाउ टू यूज फैब्रिक कनेक्टर्स, अब ये तो चलो मैं आपको उसका भी गाइड दे दूंगा कैसे यूज करना है। बाकी तो आप अभी जो भी आपका फायरवॉल मैनेज कर रहा है वो उनको आइडिया होता ही है। पिनाक आप हाँ कुशल सेठ साहब का एक क्वेश्चन है। हाँ, वो मैं वही देख रहा हूँ। ओके, सो सर देखो इसमें जैसे मैंने वो द लिंक शेयर किया CIS कंट्रोल का। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कि वो CIS कंट्रोल्स का हम लोग उनके पास चेक वो पॉइंट वाइज लिखवा के ले ले कि भाई पॉइंट 1 इज कंप्लाइड, पॉइंट 2 इज कंप्लाइड, पॉइंट 3 इज कंप्लाइड, या फिर नॉट एप्लीकेबल। अदरवाइज दूसरा मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि भाई वो आपको कॉन्फ़िगरेशन शेयर करे और आप खुद उसका रिपोर्ट जनरेट करके खुद वेरीफाई करें। बट अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको शेयर करना नहीं पॉसिबल हो रहा है तो फिर वो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है कि हमें आप लिख के दे दो कि आपने कितने CIS कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिए हैं और कितने बाकी है। ये विच फायरवॉल वुड बी बेस्ट, उसका मैंने जवाब दिया ना, विच इज बेस्ट कॉन्फ़िगर्ड, वो बेस्ट फायरवॉल होती है। यस हेलो। मनोज भाई। यस हाँ भाई, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि सिक्योरिटी मेजर फॉर एटीएम के लिए रहते हैं, उसमें रोलिंग आउट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस मैकेनिज्म एट द एटीएम इन सिक्योरली अलर्ट, उसके लिए हमने जैसे कि DMZ पॉलिसी लगा दी फायरवॉल से डायरेक्ट कनेक्शन में के लिए फायरवॉल में। फिर दूसरा मैंने वहाँ पे एटीएम के वहाँ पे कैमरे वगैरह लगा दिए, सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं उस सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उसमें, क्योंकि एक पॉइंट जो है वहाँ हमारे वहाँ पे नॉट कंप्लाइंट में खड़ा रहता है हर बार। अभी 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 इधर हम लोग फायरवॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो अभी तो ब्रांच सेग्रीगेशन कर सकते हो, बाकी ई सर्वेलेंस वो अभी पूरा सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। तो अपनी ये वेबिनार कंप्लीट करके मैं आपको फोन करता हूँ, इसके ऊपर बात करते हैं। थैंक यू। ओके, किसी को और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, बोलो बोलो राकेश भाई। आपने हाँ आप ही तो उनमें से एक हो जो ये रिपोर्ट बनवाने में रोज सुबह में जिसको फोन करता था, हाँ बताओ। सर। बोलो। सर मेरा एक ये सजेशन है हाँ कि भाई अभी आप लोगों के पास वॉच कार्ड, सोपोज और फोर्टिनेट, ये तीन हाँ फायरवॉल का मतलब काफी सारा स्टडी हो गई, आपको हाँ एनालिसिस कर लिया आप लोगों ने, हाँ और काफी सारी पॉलिसी भी एनालिसिस कर लिया सब बैंक की। हाँ। तो उसके हिसाब से आप ऐसा कुछ मतलब सजेस्ट कर सकते हैं जो ये छोटी बैंक के लिए बहुत यूजफुल होगा, कि भाई इतनी इतनी पॉलिसी आप डाल दो जो जनरलाइज फॉर्म में होता है,
वैसे बैंक में क्या होता है, CBS होता है, इंटरनेट एक्सेस होता है, उसके अलावा ज्यादा कुछ होता ही नहीं है ना। ठीक है, तो वो देखो तो आपने, हाँ मैं ऐसा समझ कुछ गया आपकी हम बात। कर सकते हैं हाँ हाँ, वो साथ में मैं रख समझ के कि गया। भाई ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया आपका कंसर्न। ये है कि हम लोग आपको बोलते हैं कि आप वेब फिल्टर रिमूव करो और फुल FQDN पे जाओ, तो प्रॉब्लम ये हम्म होता है कि भाई कौन सा FQDN अलाउ करे उसकी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो वो हम्म जो जनरली यूज्ड FQDN है उसका हम लोग आपको लिस्ट शेयर कर देंगे, तो जिससे वो, हम्म हाँ नहीं, वो एक्चुअली स्क्रिप्टिंग जो आप लोगों के पास अभी सारा कुछ आ गया है कि भाई हाँ कैसे मतलब ये रूल क्रिएट करना है, ये सब पॉलिसी क्रिएट करना है। तो हाँ। काफी सारे बैंक है जो ये टाइम भी नहीं दे सकते, और मतलब छोटी बैंक है तो उसके लिए तो काफी दिक्कत भी है उसमें ये सेट करने की, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहते हैं फायरवॉल के वेंडर के पास। हाँ तो इन टाइमली नहीं हो रहा है। तो ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा करते जाएंगे ना, तो ऐसा उसको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और एक यूनिफाई मतलब हो जाएंगे कि इतना तो करना ही है, कुछ भी करो इतना तो करना ही है। ठीक है, वो उसके ऊपर भी वापस आपको ही फोन करता हूँ, फिर उसके उसके ऊपर मेहनत करने का। ठीक है सर, एक मिनट चल रहा है। ओके, अच्छा वो RNSB का कुछ क्वेश्चन था। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन? बिनाक जी, प्रकाश बोल रहा हूँ जन कल्याण बैंक से। यस सर, बताइए। एक क्वेश्चन ये था, जब भी हम लोग हार्डन करते हैं ना पॉलिसीज, मतलब यानी कोई भी रूल हो, हाँ स्पेशली फॉर लैंड टू वैन, हाँ वहाँ पे अगर मान लीजिए अगर मैंने सपोज नैट किया हुआ है मेरा एप्लीकेशन, मेरा इंटरनल एप्लीकेशन है जो मैंने मेरे खुद के स्टैटिक ऐप से नैट किया हुआ है, हम्म और उस रूल में अगर मैं कंट्री वाइड, रीजन वाइज सॉरी, वहाँ पे रखा हूँ कन्फिग्रेशन, तो एक्चुअल में मतलब रियल में मतलब वो कंट्री वाइड कितना परसेंट काम करता है? विजिट 100% सिक्योर, मतलब उसी इंडिया से ही आएगा इतना 100% है, या उसमें भी कुछ कैचेस है? उसमें सर कैचेस खाली एक हो सकता है कि भाई जैसे कोई आईपीस का क्या होता है कि वो जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब जो डेटाबेस है वो चेंज होता रहता है, तो वो एक थोड़ा बहुत चांस रहता है कि भाई वो 40 गेट या जो भी फायरवॉल है उसके डेटाबेस के हिसाब से वो आईपी कहाँ पर आ रहा है। जैसे हमने वो कभी कभी ऐसे केसेस देखे हैं कि भाई हमारे एसओसी में अलग कंट्री आ रहा है जबकि फायरवॉल में अलग कंट्री था। करेक्ट, हाँ हाँ। तो वो चांसेस होते हैं। करेक्ट, तो वो अगर वैसे कंसिडर किया, तो अगर उसके सामने अगर मैं अलग मिक्स ब्रांड ऑफ फायरवॉल रखूं, मे बी टॉप में फोर्टिगेट रहेगा, सोफोस रहेगा, सॉरी पालर्डो रहेगा वगैरह, हाँ, सो विच विल बी द बेस्ट फायरवॉल कि जिसका जो रेशो है ना वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू अदर फायरवॉल्स, मतलब उसका डिटेक्शन का, कंट्री में डिटेक्शन का? अब देखो इस पे स्टडी करता हूँ मैं, क्योंकि आज तक हमने भी एक ही बार ऐसा केस देखा है, अच्छा तो अच्छा, वो मैं मतलब स्टडी करता हूँ फिर आपको फीडबैक दे पाऊंगा कि हाँ। ओके ओके सर, राइट, थैंक यू। हाँ। यस अनिल सर। मुझे तो एक पूछना था एचडीवीएन के बारे में, थोड़ा मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो हाँ, पता नहीं मुझे वो सेक्शन हुआ नहीं हुआ, पर एचडीवीएन के बारे में ये जो फोर्टनेट का कैसे रहेगा? अब सर वो मैं आपको अगेन, वो जैसे हमने शुरुआत में, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, हमने शुरुआत में यही डिस्कशन किया कि आप ओईएम कोई भी सिलेक्ट करो, वो वो इतना मैटर नहीं करता है। हमारा मतलब ये वेबिनार का भी पर्पस वही था कि आपने जो भी डिवाइस लिया है उसको आप बेस्ट कॉन्फ़िगर करो, वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी ओवरऑल एचडी वैन की अगर बात करते हैं तो यूज कर ही रहे, सब 40 गेट में भी यूज कर रहे हैं, बाकी में भी कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो 40 गेट में भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। अच्छा, फिर ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPsec टनल इज ओनली 1-to-1 नेट एज पॉलिसी बेस एंड डू नॉट ब्लॉक
so it's possible for attack. सी मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, जो पॉलिसीज आप कुछ भी बना दो, पॉलिसीज और आईपीसेक का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको अगेन सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने मान लो पॉलिसी बनाया कि भाई वैन में, वैन सोर्स से एवरीथिंग, पोर्ट में एवरीथिंग इंक्लूडिंग 520 और 4500, और उसको आपने डिनाई कर दिया, तो भी पॉसिबल है 40 गेट में कि वो 520 और 4500 पे ट्रैफिक आएगा, क्योंकि आपने लोकल इन पॉलिसी नहीं बनाया हुआ है। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू डू टू स्टॉप मैलिशियस ट्रैफिक। अब देखो इसमें जैसे 40 गेट में तो बहुत अच्छा फीचर है, एक रूल क्रिएट होता है कि ब्लैक लिस्टेड मतलब डार्क वेब के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको आप सोर्स और डेस्टिनेशन में ब्लॉक कर सकते हो। अब वो आपकी फायरवॉल में रूल क्रिएटेड है या नहीं, वो भी जब आप रिपोर्ट जनरेट करोगे तो उसमें वो यूज केस आ ही जाएगा। अब मैं एग्जैक्टली अभी तो फायरवॉल में मतलब आप वो जो हमारे जो सीएस कंट्रोल्स का जो रेफरेंस है उसमें हमने ये दोनों चीज लिया हुआ है कि आपने लैन टू वैन वो डार्क वेब ऑब्जेक्ट्स का रूल बनाया है और वैन टू लैन का डार्क वेब ऑब्जेक्ट्स का रूल बनाया हुआ है या नहीं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके वो रूल का नंबर बता देता हूँ आपको। ये रहा, ये 3.5 नंबर का रूल है, ठीक है, पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं वो जो अब सीआईएस का डिटेल डॉक्यूमेंट रिफर करोगे तो उसमें आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, बट ये आपको वेरीफाई करना है। तो इससे क्या होगा कि एक जो डार्क वेब के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वो तो हमने ब्लॉक कर दिए। अब दूसरा मैलिशियस ट्रैफिक, जो आप अगर जनरल मैलिशियस ट्रैफिक की बात करते हैं तो उसके लिए आपको फायरवॉल का एंटीवायरस प्रोफाइल है, डीप इंस्पेक्टर है, एसएसएल इंस्पेक्शन है, वो सब प्रोफाइल्स आपको ऑन रखनी है। जैसे इसमें अगर मैं फायरवॉल रूल्स की बात करूं तो ये देखो, ये पॉलिसी ऐसी है जिसमें चारों चीजें एनेबल्ड है, जबकि ये देखो इसमें एनेबल्ड नहीं है। ठीक है, सो ये चीजें को आप ध्यान में रख के वो मैलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते, मतलब रिड्यूस कर सकते हो। अच्छा, आप सोफोज यूज कर रहे हो तो सोफोज में भी ये सिमिलर फीचर्स है, उसका बस वो विजिबिलिटी हम लोग जैसे ही वो डेवलप करेंगे वैसे आपको आ जाएगा। ओके रवि भाई, यू कैन टेक ओवर नाउ। ओके सर, अभी जैसे बात हुई कि अभी ये तो एक ही हमने रिसर्च किया है, बाकी सब भी चालू है अभी रिसर्च। तो जैसे विनंग ने बताया, बीवी से ज्यादा बात करने वाला है और कोई बैंक भी होगी काफी सारी जहाँ पे। तो वो ये सारा रिसर्च हम लोग वही है कि हमने वहाँ पे जहाँ जहाँ फॉरेंसिक ऑडिट किया है, जहाँ पे हमने ये सारे जो हमारा एसओसी टीम है उसमें भी ये सारे ट्रैफिक वगैरह हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। तो उससे हमें ऐसा लगा कि एक ऐसा प्रेजेंटेशन कुछ बताते हैं सारी बैंकों को कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो जिससे हमें पता चले कि अच्छा ये क्रिटिकल चीज है जो मुझे पॉलिसी वगैरह में अपडेट करनी पड़ेगी। मैं ये जो आज का जो पीपीटी है वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ, और कुछ भी डिस्कशन वगैरह करना है तो वी कैन, और ऐसा नेक्स्ट सेशन भी कुछ हम करते रहेंगे सेम लाइक फायरवॉल या कोई और नई चीज के लिए। तो थैंक यू फॉर ऑल, और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह है आपको तो वो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए या मेल कीजिए, हम लोग आपको रिवर्ट बैक करेंगे। थैंक यू सो मच। Thanks.